हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपकी अपनी लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में कैसे होता है, कौन से ऑर्गन हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है पाचन। अब पाचन ये वर्ड, ये शब्द आपने पहले तो सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं आज। तो पाचन किसे कहते हैं और पाचन होता किसका है? सामान्यतः हम जानते हैं कि पाचन होता है जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं, उसका होता है। अब ये होता कैसे है और पाचन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब देखें तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, मतलब जो हमने खाना खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, मतलब जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। अब एक वर्ड आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहा जाता है हिंदी में पाचन तंत्र। डाइजेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या अंतर होगा? देखो, डाइजेशन होती है एक प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में होती है, और इस प्रोसेस में जो भी ऑर्गन हेल्प करते हैं उन ऑर्गन्स के ग्रुप को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सिस्टम का मतलब जानते हैं, सिस्टम का मतलब तंत्र होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। और हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बहुत से सिस्टम होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डाइजेशन होता किसका है। तो डाइजेशन होता है जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो वो फूड नहीं होता है। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा भोजन करने का, हमारा फूड इनटेक करने का उद्देश्य होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में जाए और वेस्टेज जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका पाचन हमारे शरीर में होता है उनके बारे में अभी जानेंगे। आप नॉर्मली जानते हैं कि हम जो फूड लेते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहले होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसको हिंदी में कहा जाता है शर्करा। दूसरा होता है फैट, या इसे लिपिड भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वसा। थर्ड होता है प्रोटीन, जिसे हिंदी में प्रोटीन ही कहा जाता है। फिर इसके बाद कुछ आते हैं जैसे मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में खनिज तत्व कहा जाता है। इसके बाद आते हैं विटामिन्स, इन्हें हिंदी में विटामिन ही कहा जाता है। इसके बाद आता है वाटर। वाटर के बारे में खैर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाते हैं। इसके बाद फाइबर भी आता है, लेकिन फाइबर का जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने बात की किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, मिनरल की और विटामिन की। अब इससे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि विटामिन का पाचन हमारी बॉडी में होता है। कभी नहीं सुना होगा कि आपने कभी विटामिन की गोलियां खाई हैं या फिर बोला होगा ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मुझे डाइजेशन नहीं होता है इनका, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल फॉर्म में होती हैं। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल फॉर्म में होता है। मैंने डाइजेशन का मतलब आपको बताया कि किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। दूसरी बात करते हैं हम मिनरल्स की। मिनरल्स का भी डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इन दोनों को पहले से ही बहुत छोटे फॉर्म में, आप देखते हैं कि हम इसे एमजी में लेते हैं, हम कभी इनको ग्राम में भी नहीं लेते, हम लेते हैं इनको मिलीग्राम में, और मिलीग्राम जो होती है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर बात आए इन तीनों की, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको हम मिलीग्राम में नहीं, इनको हम ग्राम में लेते हैं। इनको हम ग्राम में लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, एक दिन में लगभग हमें 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। फैट होता है, इसकी भी कुछ क्वांटिटी होती है, और प्रोटीन भी होता है, इसकी भी अपनी कुछ क्वांटिटी होती है। इसके बारे में हम न्यूट्रिशन में बात करेंगे। और यही तीनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये मेन क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स मतलब जब हम फूड खाते हैं और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हमें मिनरल से और विटामिन से नहीं मिलती है। वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। और पाचन भी इन्हीं तीनों का होता है, मतलब एनर्जी न्यूट्रिएंट्स का ही पाचन होता है। मतलब हम डाइजेशन में बात करेंगे सिर्फ इन तीनों की, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, फाइबर, इन चीज की बात हम करेंगे न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन का एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसमें इन तीनों की बात होगी, सभी न्यूट्रिएंट्स की बात होगी। आज हम करेंगे सिर्फ इन तीनों की बात। अब बात आती है कि इनका पाचन कैसे होता है।
ये ऑलरेडी होते हैं बहुत बड़े फॉर्म में, एक बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में कहा जाए तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब होता है इनकी जटिल संरचना होती है, और जटिल संरचना से ही इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी द्वारा। सिंपल फॉर्म मतलब होता है एक सामान्य संरचना, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब बात आती है कि डाइजेशन हमारी बॉडी में आखिर होता कैसे है और किसके द्वारा होता है। अब कोई सिर्फ ऑर्गन ही डाइजेशन नहीं करा सकता, उसमें हमें किसी केमिकल की भी जरूरत पड़ती है, और वो केमिकल होता है क्या? एंजाइम। हमारी बॉडी में डाइजेशन कराने वाला केमिकल होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आपने पहले सुना ही होगा। और एक यहां से क्वेश्चन आता है कि जो लगभग सभी एंजाइम्स होते हैं, लगभग सभी एंजाइम्स मतलब 99.9% एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो कितने स्टेजेस में होता है। तो हमारा डाइजेशन होता है 5 स्टेजेस में, 5 स्तरों में हमारा डाइजेशन होता है। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इन माउथ। मतलब जब आप फूड खाते हैं और अपने माउथ में रखते हैं, वो फूड जब हमारे माउथ में जाता है तो वो जो प्रोसेस होती है उसको इंजेशन कहा जाता है। मतलब भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? आपका इंजेशन कहलाता है। इसको अंतर्ग्रहण भी कहा जाता है। मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंदर ग्रहण कहलाता है। तो ये तो हो गई पहली स्टेज जो कि डाइजेशन में, क्योंकि डाइजेशन होने के लिए सबसे पहले खाना खाना जरूरी है, और फूड इंटेक नहीं करेंगे तो डाइजेशन होगा किसका? इसलिए फूड इंटेक करने वाली जो प्रोसेस होती है वो भी डाइजेशन की एक प्रोसेस होगी, वो भी डाइजेशन की एक स्तर होगा, एक स्टेज होगी। फिर सेकंड होता है, अब आपने फूड इंटेक कर लिया है, अब सेकंड स्टेज आती है इसका डाइजेशन, क्योंकि फूड इंटेक करने के बाद क्या होता है? इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रोसेस है। डाइजेशन मतलब होता है पाचन। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है, देखो इंजेशन आपने कहां किया? आपके माउथ में। और डाइजेशन भी कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट होता है। लेकिन माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये जाता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इंजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है और माउथ पे जाकर ही खत्म हो जाता है। सेकंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन भले ही आपके माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब आपकी छोटी आंत तक जाकर खत्म होता है। तो सेकंड, जब आपके फूड का डाइजेशन होता है तो हम फूड खाते हैं किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि हमारी बॉडी को खनिज तत्व मिले। अब जब उसका डाइजेशन हो गया है, मतलब हमें अब न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब भी तो किए जाने चाहिए। तो उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी द्वारा अवशोषण किया जाना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड स्टेज आती है इसकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। आपके फूड का डाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसका अवशोषण होना भी तो जरूरी है। जब तक आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तब तक आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कैसे? इसलिए थर्ड स्टेज होती है एब्जॉर्प्शन। अब फोर्थ आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? यहां से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या होता है? देखो ये जो 3 स्टेजेस हैं ऊपर की, यहां से तो समझ में आता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण मतलब इनटेक ऑफ फूड इन योर माउथ। फिर सेकंड आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब तो आपको पता है कि डाइजेशन क्या होता है, कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना या फिर ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड होता है डाइजेशन। ये भी स्टूडेंट्स को समझ में आता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो एक नॉर्मल टर्म होती है। अवशोषण, जो हमने खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर उसके बाद आता है एसिमिलेशन। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है कि आपकी एक बॉडी है, उसमें आपकी बॉडी ने इन न्यूट्रिएंट्स को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब किया है किसी एक स्थान पर।
लेकिन आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन है जिनको एनर्जी की जरूरत होती है। अब हर एक सेल्स तक इन न्यूट्रिएंट्स का पहुंचाना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब आपने इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, अब उस जो एब्जॉर्ब हुए हैं न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स को आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाना। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होती है और हर एक सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के लिए तो हम ये फूड इनटेक करते हैं। तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर एक सेल्स तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में हर एक सेल्स तक पहुंचना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। और ये एसिमिलेशन का काम कौन करता है? भाई हमारी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे किसके द्वारा? जो कि पूरी बॉडी में जाता हो, और हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता रहता है? ब्लड। मतलब एसिमिलेशन जो करवाता है वो कौन होता है? ब्लड। हमारे ब्लड के द्वारा ही एसिमिलेशन प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मेन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किसका? जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। लेकिन वाटर का होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहां पे आप सामने लिख लीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने आपसे बोला था कि इसकी 5 स्टेज होती हैं और 4 हमने पढ़ ली हैं। पहला इंजेशन हो चुकी है, सेकंड डाइजेशन हो चुकी है, थर्ड एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, और उसके बाद एसिमिलेशन हो चुकी है। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? लास्ट। देखो, आपने खाना किस लिए खाया था? आपने फूड इनटेक किस लिए किया था? ताकि आपको एनर्जी मिले। आपने इनटेक किया, इंजेशन हुआ, फिर उसके बाद उस फूड का डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले उनका एब्जॉर्प्शन हुआ और एसिमिलेशन हो गया। भाई एसिमिलेशन के बाद आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई, मतलब आपने फूड जिस लिए खाया था वो काम आपका हो चुका है। फिर इसके बाद क्या काम बचता है? तो लास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका फूड होता है उसका पूरा डाइजेशन नहीं होता है, कुछ वेस्टेज मटेरियल भी बचता है। तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है अब वो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं रह गया। उस मटेरियल का हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होना, बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन। इसकी एक और टर्म आती है जिसे इजेशन कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे इंजेशन कहा जाता है, उसे इजेशन कहा जाएगा। जो वेस्टेज मटेरियल बचा है आपके उस फूड में से, जब न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और जो डाइजेस्टिव जो मटेरियल बचा हुआ होता है जो कि आपके बॉडी में किसी काम का नहीं होता है, उस मटेरियल का हमारी बॉडी से बाहर निकलना या बाहर एक्सक्रीट आउट होना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। हमारे डाइजेशन की 5 स्टेज होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। पहला होता है इंजेशन, मतलब जो फूड आपने इंटेक किया आपकी बॉडी में, अब आप इंटेक कहां करते हैं? डायरेक्ट हम फूड लेते हैं, नॉर्मली कहां से लेते हैं? मुख से ही खाएंगे, हमारा जो माउथ होता है इससे इंटेक करेंगे। तो जो इंजेशन होगा वो कहां से होगा? आपके माउथ से होगा, और इंजेशन माउथ में ही खत्म हो जाता है। माउथ से ही स्टार्ट होकर माउथ में ही खत्म। मतलब ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत क्षणिक होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम की होती है। भाई आपने एक निवाला लिया, आपके मुंह में गया, इंजेशन खत्म। फिर इसके बाद आता है डाइजेशन। आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ और ये खत्म कहां पे जाके होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर, मतलब छोटी आंत में जाकर आपका जो है डाइजेशन खत्म होता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन कहां होगा? एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उन पार्ट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। अब जो वेस्टेज मटेरियल होता है और जो वाटर होता है वो कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, खैर ये जो है वो डाइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि कभी जो है H2O का डाइजेशन नहीं होता है, पानी का कभी डाइजेशन नहीं होता। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि यार मैंने इतना पानी पी लिया है और ये मेरा डाइजेशन नहीं हुआ है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो मेन जो कहां पे खत्म हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद बात आती है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। मतलब जो आपने फूड लिया है उस फूड का हमारी पूरी बॉडी में क्या, पूरी बॉडी में पहुंचना भी जरूरी है, हर एक सेल्स तक, क्योंकि हर एक सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो होगा क्या? एसिमिलेशन। फिर उसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल आपकी बॉडी में बचा है, अब वेस्ट हम उसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। हमारी बॉडी में वो किसी काम का नहीं होने के कारण हमारी बॉडी क्या करती है? उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है। और वेस्टेज मटेरियल का, फेसेस का एक्सक्रीट आउट होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये 5 स्टेजेस आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात आती है एलिमेंट्री कैनाल की। अब एलिमेंट्री कैनाल वर्ड आपने सुना तो है, अब ये होता क्या है? सबसे पहले आप समझो कि कैनाल का मतलब क्या होता है। कैनाल का मतलब होता है एक ट्यूब। मतलब जो हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, और ये पूरा जो है वो एक ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, और इस ट्यूब को बोलते हैं कैनाल।
चूंकि हम भोजन के लिए इसका उपयोग करते हैं, हम फूड के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन है उनसे जुड़े हुए, और एक अलग दे दिया जाएगा जो कि एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होगा, और आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन से ऑर्गन है जो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, तो आपको वो टिक करना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना भी जरूरी होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी माउथ की। माउथ जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का पहला ऑर्गन होता है। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। अब माउथ में क्या होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है? तो माउथ में 3 चीज होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके टीथ। भाई टीथ नहीं होगा तो आप खाना कैसे खाओगे, खाना चबाओगे कैसे? इसलिए हेल्प कौन करते हैं? टीथ करते हैं। फिर दूसरा होता है हमारी टंग। अब नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सोचते होंगे कि जो टंग होती है वो सिर्फ बोलने के लिए यूज होती है, वो सिर्फ हमारे वर्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, लेकिन नहीं। टंग का दूसरा यूज होता है कि आपने जो फूड इनटेक किया है उसको आगे पहुंचाना। मतलब माउथ से आगे कहां पहुंचाएगी? आपके फूड पाइप तक पहुंचाएगी, लेकिन फूड पाइप तक ऑटोमेटिकली थोड़ी जाएगी, अंदर कोई वैक्यूम क्लीनर थोड़ी लगा हुआ है जो उसे खींच लेगा। तो क्या यूज होता है उसमें? टंग। टंग जो है वो हमारे जो फूड होता है उसे अंदर की ओर धक्का देती है, जिससे हमारा फूड है वो ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप, या फिर जैसे हम कहते हैं आहार नलिका, उसमें पहुंच जाती है। थर्ड होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। ये होती हैं मेन सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? अच्छा, उसके पहले आपको जानना होगा कि ग्लैंड्स क्या होती है। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती है 3 प्रकार की। अब ये चैप्टर तो ग्लैंड्स के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब ग्लैंड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि कुछ ना कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं। हमारे अंदर हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इन दोनों को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स अलग अलग होती हैं, और एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। एंजाइम को जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी है और ग्लैंड्स वाली चैप्टर का भी है, इसलिए आप इसे लिखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बहिस्त्रावीय ग्रंथियां। बहिस्त्रावी ग्रंथियां। अब इनको बहिस्त्रावी क्यों कहा जा रहा है? बहि का मतलब होता है बाहर, और स्त्रावी का मतलब होता है स्त्रावित करना, मतलब कुछ भी चीज सीक्रेट करना। प्रोड्यूस करके जब कोई चीज छोड़ता है तो उसे सीक्रेट करना कहते हैं। बाहर स्त्रावित करना। अब बाहर का मतलब ये थोड़ी है कि हमारी बॉडी के बाहर ये सीक्रेट करेगा कोई भी एंजाइम, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ही। लेकिन फिर इसमें ये एक्सो वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, इसमें ये बहि वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, बाहर क्यों आ रहा है? बाहर का मतलब होता है कि आपके ब्लड के बाहर। भाई जो हार्मोन होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी जाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं, मतलब ब्लड हो गया क्या? इन अंदर, और जो ब्लड में नहीं होता वो कहां होता है? ब्लड के बाहर होता है। तो ब्लड के बाहर जो भी केमिकल प्रोड्यूस होगा वो कहां से होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और वो क्या है? मेनली वो एंजाइम ही होते हैं। और एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और एंजाइम के बिना आपका जो पाचन होता है वो इम्पॉसिबल है। एंजाइम्स के बिना व्यक्ति का जो डाइजेशन है वो क्या होता है? असंभव होता है। हमारे एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, और इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती हो, मतलब ऐसी ग्लैंड जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती हो। भाई ग्लैंड्स मतलब जो कि कोई ना कोई जूस निकालती हो, और उस जूस में हार्मोन भी हो सकता है और उस जूस में एंजाइम भी हो सकता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होगा? सलाइवा होगी, और सलाइवा में क्या होंगे? एंजाइम होंगे, और इन एंजाइम का काम क्या होगा? पाचन करना। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं तो उसको थोड़ा देखेंगे। तो माउथ में आपके 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा होता है टंग, और तीसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। इनको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हैं। टीथ मतलब होता है दांत, टंग मतलब होता है जीभ, और सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब होता है लारीय ग्रंथियां। लारीय ग्रंथियां। अब माउथ तो हो गया पहला ऑर्गन।
आपकी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल का पहला ऑर्गन क्या होगा? माउथ होगा। सेकेंड ऑर्गन होता है क्या? फूड पाइप। फूड पाइप मतलब होता है आपकी आहार नलिका। आहार मतलब क्या होता है? जो आप भोजन ले रहे हैं वही तो आहार है, और जो वो भोजन आप ले रहे हैं वो जिस नली से जाएगा, वो जिस नलिका से जाएगा, जिस ट्यूब से जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? आहार नलिका कहा जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? फूड पाइप बोलते हैं। और बायो में क्या बोला जाता है उसे? ईसोफेगस। ईसोफेगस अभी मैं आपको बताऊंगा। आहार नलिका अभी आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे। तो फूड पाइप का जनरली ऐसा कोई हेल्प नहीं होता है, बस वो तो खाना आगे पहुंचाने के लिए एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिससे आपका जो खाना है वो माउथ से आगे जाता है, आपकी बॉडी में जाता है। अब फूड पाइप के बाद थर्ड आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक मतलब होता है आमाशय। ये तो हमने बहुत छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा आमाशय, लेकिन अब इसका काम क्या होता है? डाइजेशन में इसका मेन काम इसी का होता है, स्टमक का, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टमक के बाद आती है आपकी क्या? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में सबसे पहले आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत। देखिए सबसे पहले भोजन आएगा आपके माउथ में, फिर उसके बाद आएगा फूड पाइप से आगे बढ़ेगा तो कहां आएगा? स्टमक में। अच्छा, फूड पाइप को ऐसे देख सकते हैं कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है, जैसे फूड पाइप कहा जाता है, जिसके द्वारा क्या जाया जाता है? हमारा भोजन आगे जाता है। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कहां होता है? माउथ में होता है, स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन हो गया कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका एब्जॉर्प्शन हो गया कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब अब जो वेस्टेज बचा है उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं, इसलिए तो हम उसे वेस्टेज कह रहे हैं। अब वो वेस्टेज निकलेगा कहां से? वो निकलता है एनस के थ्रू। एनस जिसे हिंदी में कहा जाता है गुदा। तो गुदा के थ्रू हमारा वेस्टेज क्या होता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये 6 ऑर्गन होते हैं, ये 6 मेन ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इन 6 के बारे में हम डीपली एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम माउथ के बारे में। अच्छा, इसमें से आएगा कि इसमें से कौन से अंग हैं जिनसे डाइजेशन नहीं होता है? तो देखो माउथ में तो डाइजेशन होता है, मैंने आपको बताया था। दूसरी बात, फूड पाइप में डाइजेशन नहीं होगा। तीसरा, स्टमक में डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, और एनस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। मतलब फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इन तीनों में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एक ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर डाइजेशन भी सही से होगा नहीं। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। और ये जो सभी 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन हैं, ये एक कैनाल से जुड़े हुए होते हैं, एक पाइप से जुड़े हुए होते हैं। हम पाइप कह सकते हैं, ट्यूब कह सकते हैं, और उस ट्यूब को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको आ सकता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे क्या बन सकते हैं कि आपको एक दे दिया माउथ, दूसरा दे दिया आपको स्टमक, तीसरा दे दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको हार्ट, हृदय, और पूछ ले कि इसमें कौन सा अंग है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है। तो अगर आपने एलिमेंट्री कैनाल सही से पढ़ी होगी तो आप उसे टिक कर सकते हैं कि जो हृदय होता है वो हमारे आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउथ से। और माउथ में भी हमने 3 ऑर्गन्स को पढ़ा हुआ था। माउथ मतलब होता है मुख। मुख में हमने पहला ऑर्गन पढ़ा था क्या? टीथ। दूसरा पढ़ा था हमने टंग, और थर्ड पढ़ा था हमने सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम टीथ की बात कर लेते हैं, और टीथ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। टीथ है भले एक छोटा पार्ट, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की। टीथ मतलब होता है दांत। अच्छा, जो टीथ होता है प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर होता है टूथ। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा है कि अच्छा, टीथ के बारे में क्या ही पढ़ना है, आप सोचेंगे टीथ इतना कोई ज्यादा हेल्प तो करते नहीं होंगे हमारे डाइजेशन में, फिर इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे? हमारा जो खाना होता है, हम जो फूड ले रहे हैं उसको
बाइटिंग करने का काम, उसको कटिंग करने का काम, मिक्सिंग करने का काम, ग्राइंडिंग करने का काम ही करेंगे, इससे ज्यादा तो कोई काम नहीं कर सकते। मेन काम तो हमारे स्टमक का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का होता है, इन सब का होता है। फिर हम टीथ को क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब आपको इसे पढ़ने के बाद ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे जो टीथ होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं, और ये अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं, क्या अलग अलग प्रकार के टीथ का काम ही अलग अलग होता है? तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन है उसमें सामान्य व्यक्ति में 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, मतलब 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। मैं एक नॉर्मली आपको रफ डायग्राम से बता देता हूं कि इस प्रकार का हमारा जबड़ा होता है जिसे जॉ कहते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं और 16 दांत ऊपर होते हैं। और मैं अगर इसको ऐसा काटूं तो 16 दांत ही इस तरफ होंगे और 16 इस तरफ होंगे। ऐसा काटूं तो 16 दांत ऊपर होंगे, 16 नीचे होंगे। कैसे होंगे? 8 दांत होते हैं इधर, 8 होते हैं इधर, 8 होते हैं इधर, 8 होते हैं इधर। कितने हो गए टोटल? 32। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम सिर्फ एक जॉ को पढ़ लें तो दूसरे जॉ में भी तो उसी प्रकार के दांत होते हैं, मतलब दोनों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और दोनों ही तो एक है, पढ़ने से क्या फायदा? इसलिए एक ही जॉ को पढ़ते हैं, इसमें जो भी दांत आएंगे वही दांत ऊपर होंगे, जो इन दांत का जो नाम होगा वही इन दांत का नाम होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में, दिखने में, सब चीज में, इनके फंक्शंस में, सभी में ये सेम होते हैं, इसलिए हम एक जॉ के दांत को पढ़ लेते हैं। तो हम कौन सा जॉ लें? चलिए नीचे वाला जॉ ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले जॉ को कहा जाता है मैक्सिल्ला, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाले जॉ को कहा जाता है मैक्सिल्ला और नीचे वाले जॉ को कहा जाता है मैंडिब्यूलर जॉ। मैंडिब्यूलर जॉ, इनका हिंदी में भी यही नाम होता है, सिर्फ आप जॉ का कर लेंगे जबड़ा। मतलब ऊपर वाले को कहा जाता है मैक्सिल्ला जॉ या मैक्सिल्ला जबड़ा, नीचे वाले को कहा जाता है मैंडिब्यूलर जॉ या मैंडिब्यूलर जबड़ा। ये जो जबड़े जो होते हैं, हमारे जॉ जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का, बहुत ज्यादा पावर होती है इनमें। तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। खैर, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टीथ के बारे में। चलिए नीचे वाला जॉ पढ़ते हैं। अच्छा, जब हमारे पूरे टोटल 32 टीथ होते हैं तो हमारे एक जॉ में कितने होंगे? 16। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है तो इससे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये होते हैं हमारे आगे के 4 दिखने वाले दांत, सभी के 4 आगे के फ्लैट दांत दिखते हैं ना, जो पैने होते हैं, वो क्या होते हैं? ये वाले 4 दांत होते हैं। इसके बाद मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूं, जो कि हमारे नुकीले दांत होते हैं, जो कि एक जाइंट जैसे दिखते हैं ना नुकीले दांत, वो होते हैं ये। फिर इसके बाद आते हैं हमारे 2 छोटी छोटी दाढ़। ये दाढ़ तो नहीं कहेंगे, इसे दांत ही कहेंगे। कितनी होती है? एक तरफ 2 होती है, मतलब दोनों तरफ 4 होती है, मतलब दोनों जबड़ों में 8 होंगी। तो इसकी गिनती हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे प्रीमोलर्स, इसका नाम तो खैर आपको अभी पता नहीं हुआ, अभी मैं लिखवा देता हूं। और इसके बाद आती है हमारी दाढ़। एक तरफ होती है 3, मतलब दोनों तरफ होंगी कितनी? 6। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं कि इनका नाम आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ये आगे के जो 4 दांत होते हैं इनकी बात करते हैं। चूंकि रेड से लिखा है तो मैं रेड से इनका नाम लिख देता हूं, समझने में आसानी होगी। इन चारों को कहा जाता है क्या? इंसीजर। इंसीजर, और इंसीजर को हिंदी में कहा जाता है कृंतक। ठीक है। उसके बाद आते हैं जो हमारे नुकीले दांत। नुकीले दांतों को कहा जाता है क्या? कैनाइन। कैनाइन, और इनको हिंदी में कहा जाता है क्या? रदनक। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? ये 2 दांत की।
इनको कहा जाता है, अच्छा इनके पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारी दाढ़ होती है इनको कहा जाता है मोलर। ये जो इस तरफ 3 और इस तरफ जो लास्ट की 3 होती है उनको कहा जाता है मोलर। मैंने इनको पहले क्यों बताया, क्योंकि इनका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखो जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के पहले जो स्कूल हमारा एग्जाम लेती है उनको क्या बोला जाता है, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे ही जो हमारे मोलर होते हैं, तो मोलर के पहले जो दांत हो गए उनको क्या बोला जाएगा, प्री मोलर। तो इनको कहा जाता है प्री मोलर। तो ये 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जो बीच में आपके 4 दांत दिखते हैं जो कि पहने होते हैं, इनको कहा जाता है इंसीजर। जो नुकीले दांत होते हैं उनको कहा जाता है कैनाइन। इंसीजर मतलब होता है कृंतक, कैनाइन मतलब होता है रत्नक। फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, जो कि एक साइड 2 होते हैं, एक साइड 2 होते हैं, मतलब नीचे वाले जबड़े में 4 और ऊपर वाले जबड़े में 4 होंगे। फिर उसके बाद आते हैं एक साइड जो होते हैं 3 और एक साइड 3, जिनको हम दाढ़ भी कहते हैं, इनको कहा जाता है मोलर। अच्छा इसमें एक जो ये दाढ़ होती है ना, ये वाली दाढ़, ये होती है अक्कल दाढ़। इसके बारे में भी अब बात करेंगे, अक्कल दाढ़ इसे क्यों कहते हैं। ऐसे इसका कोई कारण नहीं है अक्कल दाढ़ कहने का, ना ही ऐसा है कि जिसको ये दाढ़ आ जाती है उसको अक्कल आ जाती है, ऐसा कोई कारण नहीं होता, बस इसका नाम रखा गया है। तो हम इनकी गिनती कर लेते हैं कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मतलब एक जबड़े में हमारे कितने दांत होते हैं, 16 दांत। दोनों जबड़े में हमारे कितने दांत होंगे, 32 दांत। मतलब एक अगर अडल्ट व्यक्ति की बात की जाए तो उसमें कितने दांत होंगे, अडल्ट में होते हैं टोटल 32 दांत। अब हम इनकी भी गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, इंसीजर की। तो इंसीजर कितने होते हैं हमारी बॉडी में, सॉरी हमारे जबड़े में। एक जबड़े, इंसीजर को मैं आई से इंडिकेट कर रहा हूं, तो इंसीजर कितने होंगे। अब एक जबड़े में 4 होते हैं, तो दोनों जबड़े में कितने होना चाहिए, दोनों जबड़े में ये 8 होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कैनाइन की। कैनाइन को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा। कैनाइन अगर एक जबड़े में 2 हैं, तो दोनों जबड़े में कितना होना चाहिए, दोनों जबड़े में ये होंगे 4। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं प्रीमोलर की। प्रीमोलर को मैं पीएम से रिप्रेजेंट करूंगा। प्रीमोलर अगर हमारे एक तरफ है 2, दोनों तरफ में कितने, 4। मतलब एक जबड़े में 4 है, तो दोनों जबड़ों में कितना होना चाहिए, होते हैं ये 2 और 2 4, मतलब 8 होंगे। भाई नीचे वाले जबड़े में कितने हैं, 4, तो ऊपर वाले में भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि नीचे अलग दांत है ऊपर अलग दांत है, ऐसे तो किसी के नहीं होते। फिर उसके बाद बात आती है हमारी जो दाढ़ होती है, ये होती है एक तरफ 3, मतलब दोनों तरफ मिला के कितनी हो जाएंगी, 6। और टोटल कितनी होती है, 12 होती है। मोलर को m लिखूंगा, ये होती है टोटल 12। अगर हम इनको जोड़ें तो 8 और 4 होते हैं 12, 12 और 8 होते हैं कितने, 20, एंड 20 एंड 12 होंगे 32। तो 32 हमारे जो होते हैं टोटल टीथ होते हैं। मतलब एक अडल्ट में, एक वयस्क व्यक्ति में टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। इनके नाम आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूं। बीच वाले दांत जो कि इंसीजर कहलाते हैं, इन्हें कृंतक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे जो नुकीले दांत। नुकीले दांत सबको होते हैं। ये दांत किन में ज्यादा होते हैं, जो कि मांस खाते हैं। इसका कारण भी होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो उनमें बड़े होते हैं। जैसे आप अगर डॉग को देखो तो डॉग में ये दांत बड़े होंगे। अगर आप लायन को देखो तो उसमें भी ये दांत बड़े होते हैं। टाइगर देखो, उनमें भी ये दांत बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं वो मांस खाते हैं, मांस पर डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनमें ये बड़े होते हैं। अच्छा, हम में ये छोटे होते हैं। क्यों, बिल्कुल छोटे भी नहीं होते कि आए नहीं है, थोड़े बहुत आए हैं। क्यों, क्योंकि हम जो है वो सर्वाहारी होते हैं, मांस भी खा सकते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, ज्यादातर तो शाकाहारी होते हैं। इनको कहा जाता है कैनाइन, इसलिए इन्हें हिंदी में कहा जाता है रत्नक। प्रीमोलर को प्रीमोलर ही कहा जाएगा, मोलर को मोलर ही कहा जाएगा। इनकी संख्या लिख दी है, इंसीजर होंगे 8, कैनाइन होंगे 4, प्रीमोलर होंगे 8 और मोलर होंगे 12। तो इन सबको मिलाकर होते हैं टोटल 32। मतलब एक अडल्ट में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और बच्चों में कितने दांत होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि टू स्टडी अबाउट टीथ या टू स्टडी अबाउट टूथ क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। कई लोग इसे डायरेक्ट डोंटोलॉजी भी बोलते हैं, कई लोग इसे ओडोंटोलॉजी भी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी मतलब क्या होता है कि टू स्टडी अबाउट टीथ, दांतों के बारे में अगर आप अध्ययन करोगे तो क्या बोलेंगे, उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, मेन आता है। हमने पूरे दांत पढ़ लिए, अगर इसको नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन आ गया तो हमारे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, बाकी के हम पढ़ते हैं बाद में। थैंक यू।